हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं आज अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको मिलेंगी दोस्तों डेली लाइव क्लासेस जिसमें आप अपने एडुकेटर के साथ, अपने मेंटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और आपको आंसर पोल की सुविधा भी यहाँ पे मिलती है। इसके साथ ही आपको अनअकैडमी ने स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, इसका क्या मतलब है कि पीटी और मेंस के यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से अनअकैडमी ने अपने पूरे सिलेबस को स्ट्रक्चर किया है। आपको मिलते हैं लाइव टेस्ट और क्विजेस की सुविधा, जिसके माध्यम से आप अपनी कमियों को परख सकते हैं और दोस्तों आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलता है। इसका क्या मतलब है, यानी कि यदि आपने एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप अनअकैडमी पे मेरे साथ देश के सबसे बड़े एडुकेटर्स की वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उस संबंधित कोर्स में आपको कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा, आप किसी के भी वीडियो देख सुन सकेंगे। अनअकैडमी पे आपको देश के सबसे बड़े एडुकेटर पढ़ाते हैं। इसके साथ ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉयड यूजर गूगल प्ले में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और एप्पल यूजर एप्पल ऐप स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ललिता, मुझे यूपीएससी के साथ ही एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 7 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। जहां तक यूपीएससी और सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में मेरे अनुभव की बात की जाए तो मुझे यूपीएससी के साथ अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस देने का अनुभव है। मुझे इंटरव्यू का भी अनुभव है। मैंने अपना एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है और मैंने अपना यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में ही किया है। जहां तक बात की जाए यूपीएससी और अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के वैकल्पिक विषय की, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है उसकी, तो वो मेरा इतिहास रहा है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल unacademy_ललिता_कुमारी पे फॉलो कर सकते हैं। वहां मेरी क्लास की जितनी भी पीपीटी हैं आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके कुछ डाउट हैं, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, आप अपनी आंसर राइटिंग मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक है दोस्तों। अनअकैडमी ने अपने सिलेबस को पूरे कम्प्रीहेंसिव तरीके से डिजाइन किया है, जिसमें कि आपको क्या क्या मिलता है। आपको मिलती है पॉलिटी, यहाँ पे कौन कौन सा एक तरीके से सिलेबस को डिजाइन किया है। यहाँ पे पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी एंड आंसर राइटिंग कोर्सेज की सुविधा मिलती है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप यूपीएससी की एक समग्र तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के 2 बेस होते हैं। सबसे पहले हम प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन आप 1 महीने से लेके 3 साल तक ले सकते हैं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप जरूर लें। और जो बच्चे 12वीं के बाद से या ग्रेजुएशन के दौरान यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वो 2 या 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। साथ ही यदि दोस्तों आप सब्सक्रिप्शन जब लेते हैं प्लस का, यदि आप ललिता YT कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अपनी फीस में। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के क्या क्या फायदे हैं, इससे आपको एक मार्गदर्शक मिलता है। जैसे कि मैं बताती हूँ, आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, स्टडी प्लानर एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक, यानी कि एक मार्गदर्शक आपकी जो तैयारी की जर्नी है उसमें आपका मार्गदर्शन करते हैं और आपकी पूरी रणनीति बनाने में, आपके क्वेश्चन आंसर चेक करने में वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो दोस्तों, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे घर से बैठ के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक वरदान साबित हो सकता है। आप जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है 1 साल से 3 साल तक का ले सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे भी यदि आप ललिता YT कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी ने बहुत सारे बैच लॉन्च किए हैं, जिसमें कंप्लीट 1 ईयर GS बैच, कंप्लीट 2 ईयर GS बैच, एक्सपर्ट बैचेस एंड NCERT बैचेस लॉन्च हो चुके हैं 1 फरवरी से।
और साथ ही 6 फरवरी से वीकेंड बैचेस लॉन्च होने जा रहे हैं। आइकॉनिक प्राइस हाइक होने वाला है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें, ललिता YT कोड का यूज करें। अनअकैडमी यूपीएससी ऑप्शनल के साथ आइकॉनिक जीएस दोनों तरीके के पैकेज आपके लिए लेके आई है। यूपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर होता है बच्चों, उसके साथ आइकॉनिक जीएस, और ऑप्शनल के साथ आपका प्लस जीएस लेके आई है। दोनों का सब्सक्रिप्शन आप 1 महीने से लेके 3 साल तक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। यहाँ पे अनअकैडमी ने काफी ऑफर दिया है, फिर भी आप ललिता YT कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी कॉम्बैट का आयोजन होने जा रहा है 7 फरवरी को। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें पार्टिसिपेट करें, अपनी कमियों को परखें, और यहाँ पे भी आप जब एनरोलमेंट कराते हैं तो भी आप ललिता YT कोड का यूज करें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाली हूं, जिसके माध्यम से आप पीटी के क्वेश्चन हो या मेंस के क्वेश्चन हो, उन सब को सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। इसके साथ ही प्रस्तावना में जो इंपॉर्टेंट शब्दावलियां हैं, उनके अर्थों को मैं विस्तृत तरीके से आपको बताऊंगी, जो कि आपकी पूरी तैयारी में एक मील का पत्थर साबित होते हैं दोस्तों, क्योंकि वो वैसे शब्दावलियां हैं जिनको अवधारणात्मक तौर पे समझना एक स्टूडेंट होने के नाते भी आपकी जिम्मेदारी है, और भारत का नागरिक होने के नाते भी आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ये मेंस के क्वेश्चंस हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम एक बार प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, फिर इन क्वेश्चंस पे आएंगे, और कुछ पीटी के क्वेश्चन है, हम प्रस्तावना पढ़ के उसके बाद पीटी के क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले प्रस्तावना का नाम सुनते ही आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि प्रस्तावना का अर्थ क्या है, आखिर प्रस्तावना क्या होती है। तो जैसे क्लास की शुरुआत जब मैंने की तो मैंने अपना इंट्रो दिया, मैंने अपना एक इंट्रोडक्शन दिया, जिस इंट्रो को सुन के आप ये समझ गए होंगे कि क्या मैं वो कैपेबिलिटीज रखती हूं कि जो मैं आपको इस विषय को पढ़ा सकूं। ठीक है, तो प्रस्तावना बेसिकली वही एक आधार बिंदु है जिससे हमारे पूरे संविधान का सार पता लगता है। हमारे संविधान का दर्शन क्या है, हमारे संविधान के लक्ष्य क्या है, हमारे संविधान के आधार क्या है, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ के पता लगाया जा सकता है। तो प्रस्तावना का मोटे तौर पे बच्चों जो अर्थ यदि मैं एक लाइन में कहूं तो इसका अर्थ होता है भूमिका या प्रारंभिक परिचय। ठीक है, मात्र इतना अर्थ होता है कि भूमिका या प्रारंभिक परिचय, लेकिन उस भूमिका में ही हमारे पूरे संविधान का दर्शन हमें दिखाई देता है, हमारे संविधान के लक्ष्य हमें दिखाई देते हैं, और हमारे संविधान निर्माताओं की जो प्राथमिकताएं थी वो हमें अपनी प्रस्तावना में दिखाई देती हैं। इतना आपको समझ में आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक शब्द को समझ के पढ़ेंगे, कहाँ पे हमें जोर देना है, कहाँ पे हमें चीजों को अवधारणात्मक तौर पे समझ के चलना है, वो सारी चीजें इस टॉपिक पे मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम यदि हम कुछ फैक्चुअल बातें कर लेते हैं, सर्वप्रथम यूएसए ने अपने संविधान में प्रस्तावना को समाहित किया था। हमें पता है जब यूएसए, जब हम क्रांति पढ़ेंगे, अमेरिकी क्रांति पढ़ेंगे, उसके बाद जब प्रस्तावना का निर्माण हुआ तो वो विश्व की पहली प्रस्तावना के रूप में देखी जाती है कि सबसे पहले उन्होंने अपने संविधान में प्रस्तावना जोड़ी थी। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो उद्देश्य, लक्ष्य, मतलब एक तरीके से जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि प्रस्तावना को संविधान के उद्देश्य, लक्ष्य, आदर्श और आधारभूत सिद्धांतों का आधार भी बोला जा सकता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है, वेयर इज मार्कर, ये इसका मतलब है दोस्तों कि हमारे संविधान के लक्ष्य क्या होंगे, हमारे संविधान के लक्ष्य क्या होंगे, हमारे संविधान के आदर्श क्या होंगे, हमारे संविधान के आधारभूत
भूत सिद्धांत क्या होंगे, ये कहाँ से पता लगता है? जब हम अपनी प्रस्तावना को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे संविधान निर्माताओं का आदर्श क्या था प्रस्तावना बनाने के पीछे, और उसको भी हम पढ़ेंगे उद्देश्य प्रस्ताव से, जिस तरीके से हमारे प्रस्तावना का दर्शन झलकता है। आप मेरी पहली क्लासेस में भी ये बात पढ़ चुके हैं। तो क्या मैं आप लोगों को प्रस्तावना क्या है ये समझाने में सफल हो पाई हूं? तो इस चीज को धीरे धीरे ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। अब देखिए, प्रस्तावना से पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें प्रस्तावना याद होनी चाहिए। और प्रस्तावना के क्वेश्चन कैसे होते हैं? कुछ क्वेश्चन होते हैं कंसेप्चुअल और ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं फैक्चुअल। फैक्चुअल का मतलब क्या है कि यदि आप प्रस्तावना को शब्दशः याद कर लेते हैं तो आपके ज्यादातर क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। हमने कल एमसीक्यू किए थे, कल की कक्षा में हमने शनिवार को मैराथन में एमसीक्यूज किए थे, जिसमें मैं यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ के मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज कराए हैं। एमसीक्यूज कराने का तरीका भी बताया है। उसमें हमने देखा कि प्रस्तावना से यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि प्रस्तावना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं, क्या लिखा है हमारे संविधान की प्रस्तावना में। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना से। सबसे पहली मैंने यहाँ पे जो कलर्ड वर्ड्स कर रखे हैं, जिनमें मैंने कलर कर रखा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें उन्हें ही याद करना है, उन्हें ही समझना है। ठीक है, पहली बात है दोस्तों, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक, भारत को मैं हर एक जो लाइन है उसकी व्याख्या आप लोगों को करवाऊंगी आने वाली स्लाइड्स में, धीरे धीरे सुनना है आप लोगों को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये बताऊंगी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये वर्ड्स ध्यान रखने हैं। इनका क्रम ध्यान रखना है। इसको मैं याद कर लेती हूँ दोस्तों। जब मैं प्रस्तावना याद करती हूँ ना, तो मुझे सबसे ज्यादा, ये सबका अपना अपना तरीका होता है, कुछ लोगों को प्रस्तावना इजीली याद हो जाती है, मैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज होती हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, तो ये ना यहाँ समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक ना कई बार मिक्सअप हो जाते हैं कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा है। तो दोस्तों इसका मैं साथ ही साथ छोटे छोटे लिंक आपको, इसको मैं याद करती हूँ एसएसपी से। एसएसपी का मतलब क्या है? एसएसपी का मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एस फॉर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एस फॉर समाजवादी और पी फॉर पंथ निरपेक्ष। तो फिर मैं फ्लो में याद कर लेती हूँ उसको, यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। इतनी बात क्लियर हुई? शब्दों के जो अर्थ है वो मैं बताऊंगी। दूसरी बात हमारे संविधान में, प्रस्तावना में लिखी है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। अब प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, यानी कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। इस तरीके से आपको प्रस्तावना को याद करना है। जो नए बच्चे हैं वो इसको समझ लीजिए। दूसरी, स्वतंत्रता की बात की गई है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में की गई है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में
की गई है। उसके बाद बोलता है, प्रस्तावना में लिखा है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान के निर्माण में मैं आप लोगों को बता चुकी हूं इस तारीख का महत्व कि 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मसमर्पित करते हैं, अपने में समर्पित करते हैं। तो आप लोगों का पहला काम क्या होगा, आपको प्रस्तावना को याद करना है। प्रस्तावना को चिपका लीजिए, उसे आप बार बार रिवाइज कीजिए और उसको रिवाइज करने का तरीका क्या होगा कि पहली लाइन में किन किन शब्दों का जिक्र है, कितने प्रकार के न्याय की बात है, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात है, जो राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व की बात है, और हमारे संविधान की प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित की गई थी। इतना समझ में आया। इसमें समझने के लिए आगे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताऊंगी, लेकिन आपको प्रस्तावना याद करनी है दोस्तों। और जब हम एमसीक्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें प्रस्तावना याद क्यों करनी है, हमें प्रस्तावना के जो टॉपिक्स हैं उनको किस तरीके से मनन करते हुए हमें एमसीक्यूज लगाएंगे, ताकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं प्रस्तावना से, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, आपकी थोड़ी सी मेहनत से आप ये क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं छोटी सी बात बता देती हूँ दोस्तों, जो कि संविधान के निर्माण का जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे कि उद्देश्य प्रस्ताव से हमारी प्रस्तावना का आदर्श निकला था। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर को संविधान सभा में बेसिकली उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे, और उसी से हमारे संविधान का आधार तैयार होता है। उसी उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने जो प्रस्तावना के आदर्श हैं उनका जिक्र किया था। इसके साथ ही उद्देश्य प्रस्ताव जब हमने पढ़ा था तो देखा था कि उद्देश्य प्रस्ताव से न केवल प्रस्तावना बल्कि हमारे संविधान के मौलिक अधिकार, डीपीएसपी के जो आधार है वो भी वहीं से निकला है। तो ये हमने देख लिया कि उद्देश्य प्रस्ताव वाले दोस्तों। इसके साथ ही हमने देखा कि 42 में, इसको याद रख लेना, ये कई बार बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है। 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है, आपको याद रखना है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। हमने जो आज प्रस्तावना पढ़ी मूलतः वो प्रस्तावना नहीं थी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, जिसमें क्या क्या जोड़ा गया, समाजवाद जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया और अखंडता जोड़ा गया। तो ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। ये बात याद रहेगी, आपको रहेगी याद। उसके बाद आपको ये बोला जाता है कि प्रस्तावना में अभी तक ये ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, और उसमें ये 3 शब्द जोड़े गए हमारे संविधान की प्रस्तावना में, जिसमें क्या क्या जोड़ा गया, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। इतना समझ में आया। और संविधान का परिचय पत्र है, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, तो हमने संविधान की प्रस्तावना क्या है, उसके बाद प्रस्तावना का जो एक पूरा खाका हमने देख लिया, और प्रस्तावना कहाँ से प्रस्तावना का आदर्श आया ये हमने देखा कि उद्देश्य प्रस्ताव से प्रस्तावना का आदर्श जो है वो तैयार हुआ, बेस आधार जो है वो तैयार हुआ। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए प्रस्तावना की में निहित मूल तत्व, यदि बात की जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल तत्व क्या है, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहला,
बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये बता दिया गया है कि भारत में शक्ति का स्रोत कौन है। देखिए यहाँ पे संविधान में शक्ति का स्रोत क्या है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन ही है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत में शक्ति का स्रोत हैं। और यहां से किस चीज का आधार निकल गया, आदर्श निकल गया। आप लोग अगर मेरी क्लासेस कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं अवधारणात्मक समझ पे कितना जोर देती हूँ। और मुझे पता है कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन है, चाहे वो पीटी का क्वेश्चन है या मेंस का क्वेश्चन है, वो तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आप लोगों की अवधारणात्मक समझ नहीं है उस मुद्दे पे। तो दोस्तों संविधान में शक्ति का स्रोत क्या है ये हमें कौन बताता है? ये हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन में लिखा है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि लोगों से शक्ति अधिग्रहित की गई है। अब यहाँ यदि हम इस चीज को विस्तृत रूप में देखें तो जब किसी देश की शक्ति का स्रोत वहां की जनता होगी तो क्या होगा? लोकतंत्र होगा कि तानाशाही होगी? लोकतंत्र होगा। तो दोस्तों ये सिर्फ 4 लाइन नहीं है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारे संविधान का सार है, ये हमारी शासन व्यवस्था का आधार है कि भारत लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत में शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। इतना समझ में आया आपको? यानी कि शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, ये हमें प्रस्तावना से पता लगता है। ठीक है। दूसरा, भारत की प्रकृति कैसी है? भारत की प्रकृति कैसी है ये हमें कहां से पता लगता है? संविधान की प्रस्तावना से पता लगता है। तो भाई कैसी जो प्रकृति है? तो भारत क्या है? एक संप्रभु। भारत क्या है? एक संप्रभु। हम बोलते हैं ना, हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला राष्ट्र है। तो हमें भारत की प्रकृति समझ में आ गई कि भारत क्या है। इन शब्दों के अर्थ भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी अभी 2 स्लाइड बाद। बस अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जहां हमें ये पता लगता है कि भारत में शक्ति का स्रोत क्या है, वहीं हमें ये पता लगता है कि भारत की प्रकृति कैसी है। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है। इतना समझ में आया। तीसरी बात हमको दोस्तों, जैसा मैं बता चुकी हूं कि प्रस्तावना से हमें संविधान के उद्देश्यों का पता लगता है। संविधान के उद्देश्यों का पता लगता है और वो उद्देश्य क्या है? न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व है। 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, समता की बात की गई है और बंधुत्व की बात की गई है। तो हमारे संविधान के उद्देश्य क्या है, इस बात का भी हमें संविधान की प्रस्तावना से पता लगता है। और संविधान के लागू होने की तिथि, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद भी रखना है। कई बार हम बहुत जो ठीक ठाक बच्चे हैं वो भी कई बार गलत कर देते हैं, वो 26 जनवरी और 1950 को लगा देते हैं, लेकिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लागू हो गया था। ठीक है। तो ये 4 चीजें बात ध्यान रखनी है कि भारतीय प्रस्तावना में जो निहित मूल तत्व हैं वो 4 हैं कि शक्ति के स्रोत का पता लगता है, भारत की प्रकृति का पता लगता है, संविधान के उद्देश्यों को पता लगता है और भारतीय संविधान कब लागू हुआ ये पता लगता है। इतना समझ में आया आपको? भारतीय प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से लेके चलेंगे। और यहाँ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनके अर्थ जो हम समझेंगे उसको हम अप्लाई करेंगे हर एक टॉपिक में आगे जाके, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस शब्द को और विस्तृत तौर पे समझते जाएंगे। समझ में आया? तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से हमें समझ के पढ़ना है। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ प्रमुख शब्दों का अर्थ। जो मैं बार बार बोल रही हूँ ना, ये शब्द, तो उसका निहितार्थ होगा, उसका महत्व होगा, वो इंपॉर्टेंट है हमारे तैयारी के लिए। तो पहला शब्द हम देखते हैं दोस्तों, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ,
हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका तात्पर्य मैं आप लोगों को समझा चुकी हूं, एक बार और बता देती हूं कि जब किसी देश की शक्ति का स्रोत वहां की जनता होगी तो प्रजातंत्र, लोकतंत्र को आधार मिलेगा। तो इसका क्या तात्पर्य है दोस्तों कि हम भारत के लोग का, कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और भारत में लोग ही क्या है, भारत के लोग ही क्या है, सर्वोच्च संप्रभु हैं। भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है। दूसरे शब्दों में भारतीय जो संविधान है वो जनता को ही समर्पित है, ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान जो बना है वो जनता को समर्पित किया गया है, ठीक। दूसरी बात, भारत में जनता ही शक्ति का स्रोत है और भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। तो ये जो शक्ति का स्रोत जनता को बनाया गया है, ये भी प्रजातंत्र को आधार देने का काम करता है। इतनी बात आपको समझ में आई। और एक नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ कि हम भारत के लोग, ये जो वर्ड्स हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमने अमेरिका की प्रस्तावना से लिए हैं, ठीक। मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के जो स्रोत वाले, जो भारतीय संविधान की विशेषताओं वाली सेकंड क्लास में भारतीय संविधान के स्रोत बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ और ये बता चुकी हूँ हमने किस किस संविधान की किस किस विशेषता को अपने संविधान में समावेशित किया है, ठीक। दूसरा वर्ड है दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या होता है, आप लोगों को शब्दों के अर्थ समझ के चलना है। ये नहीं कि बोल दिया हाँ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है जी हमारी प्रस्तावना, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपसे कोई पूछेगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो है, लेकिन उसका क्या अर्थ है, तो क्या होगा अगर नहीं पता होगा, तो चुप हो जाओगे, ताकोगे इधर उधर। तो ऐसा नहीं करना है, हम जो पढ़ रहे हैं उसको दिमाग में बिठा के पढ़ना है हमें, ठीक। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है दोस्तों कोई देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों का निर्धारण करने में स्वतंत्र हो। कोई देश जो अपने आंतरिक मामलों का निर्धारण करने में स्वतंत्र हो और अपने बाह्य मामलों का निर्धारण करने में स्वतंत्र हो। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आंतरिक मामलों के निर्धारण की जहां तक बात है, भारत यदि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है तो आंतरिक मामलों का निर्धारण करने में स्वतंत्र कैसे होगा। उदाहरण स्वरूप हमने 370 हटाया, हम जीएसटी कानून लेके आए, हम जो है कोई भी कानून लेके आते हैं तो किसी बाह्य देश का दबाव होता है क्या हमारे ऊपर कोई कानून लाने में? नहीं होता है। और अगर हम कोई कानून लेते हैं तो कोई दूसरा देश या फिर कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था हमें ये नहीं कह सकती कि नहीं आपको ये कानून नहीं लेके आना है। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, हम अपने आंतरिक मामलों का निर्धारण करने में स्वतंत्र हैं। समझ में आया कि आंतरिक मामलों का निर्धारण करने में हमें कैसे स्वतंत्र हैं। अब समझते हैं दोस्तों कि बाह्य मामलों का निर्धारण करने में हम कैसे स्वतंत्र हैं। तो जब हम किसी बाह्य कानून, जैसे कि कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन में शामिल होना है कि नहीं होना है, भाई हम G20 का मेंबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये हम डिसाइड करेंगे, ना कि कोई दूसरा देश। अब हमें अमेरिका या कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि जो है ना आपको शामिल होना पड़ेगा इसमें, नहीं कह सकते हो आप। क्यों नहीं कह सकते हो? क्योंकि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश हैं। हम अपने राष्ट्र हित के अनुसार ये खुद तय करेंगे कि हम किस संगठन में शामिल हों, किस अंतरराष्ट्रीय संधि को हम माने या ना माने। ये कौन तय करेगा? ये भारत तय करेगा। हम पेरिस पीस ट्रीटी को मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये हमारा खुद का अधिकार है। ये हम कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था या कोई दूसरा देश हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, ठीक। तो यही है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ। समझ गए होंगे। एक लाइन में फिर बता देती हूं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है जब कोई देश अपने आंतरिक मामलों के साथ साथ बाह्य मामलों का निर्धारण करने में स्वतंत्र होता है। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है कि नहीं है? है। इस बात को आप समझ गए होंगे। तीसरा शब्द आता है दोस्तों, तीसरा शब्द क्या आता है दोस्तों? समाजवाद। समाजवाद बेसिकली क्या है? समाजवाद, एक मिनट इसको हम बड़ा कर लेते हैं। समाजवाद बेसिकली क्या है? देखिए,
समाजवाद एक ऐसा सामाजिक और आर्थिक दर्शन है। समाजवाद क्या है? एक ऐसा सामाजिक और आर्थिक दर्शन है जिसका उद्देश्य है आर्थिक समानता की स्थापना करना। क्या उद्देश्य है? हम यहाँ लिखेंगे, मार्कर यहाँ से हमने लिया और यहाँ पे हम लिखेंगे कि आर्थिक समानता। यदि मैं समाजवाद को 2 लाइन में डिस्क्राइब करूं तो समाजवाद सामाजिक और आर्थिक दर्शन है जिसका उद्देश्य है आर्थिक समानता की स्थापना करना। अब ये आर्थिक समानता आएगी कैसे? इसके भी बहुत सारे प्रकार हैं समाजवाद के। तो ध्यान रखना है, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की गई है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की गई है, ना कि साम्यवादी समाज की। अब नए बच्चे डर गए होंगे, ये साम्यवादी समाजवाद क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है। इसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको छोटे शब्दों में बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, लोकतांत्रिक समाजवाद, यहां से देखिए इसको, लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है और सार्वजनिक और निजी जो क्षेत्र हैं वो साथ साथ रहते हैं। यानी कि यदि हमें आर्थिक समानता की स्थापना करनी है तो हम लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। एक तो हमारे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ चलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पे चलेंगे, और दूसरे तौर पे हम देखें तो हम जो समाज के कमजोर तबके हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से या उनको कुछ आर्थिक प्रोत्साहनों के माध्यम से हम आर्थिक समानता के जो एक आधार है उसमें लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की परिकल्पना की गई है। उसके साथ ही दोस्तों, साम्यवादी समाजवाद बेसिकली मार्क्स का समाजवाद है जो हिंसा के माध्यम से समाजवाद आर्थिक समानता की स्थापना करना चाहता है। वो एक विषय टॉपिक है जिसको हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं बता देती हूँ बेसिकली कि जितनी भी निजी संपत्ति है उसको क्या कर दो, निजी संपत्ति का उन्मूलन कर दो, हर चीज का राष्ट्रीयकरण कर दो। और जब हम मार्क्स पढ़ते हैं तो उसकी तो फिर अंतिम अवस्था जब जो साम्यवादी व्यवस्था आती है उसमें आता है कि सब लोग समान होंगे। ठीक है, और वो हिंसा के आधार पे भी, यदि हिंसा के आधार पे भी आर्थिक समानता स्थापित होती है तो वो उसका समर्थन कर देते हैं। लेकिन भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत साम्यवादी समाज को नहीं मानेगा, भारत लोकतांत्रिक समाजवाद को मानेगा। इतनी बात समझ में आई? बस अभी इतना समझना है कि समाजवाद क्या है। तो समाजवाद एक सामाजिक और आर्थिक दर्शन है जो आर्थिक समानता की बात करता है। जो कैसे आएगी, हमने कैसे व्यवस्था की है, तो हमने क्या कर दिया है, राष्ट्रीयकरण कर दिया है कुछ चीजों का, और सार्वजनिक और निजी का जो बैलेंस है उसको हम बना के चलते हैं। ठीक है, और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 चीजें दोस्तों जोड़ी गई थी। इसको याद रखना है आपको। क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवाद जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया था और अखंडता जोड़ा गया था। तो समाजवाद यदि पूछ दे कि हमारी मूल प्रस्तावना में समाजवाद शब्द था तो वो क्वेश्चन क्या होगा? वो क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि समाजवाद हमारी मूल प्रस्तावना में नहीं था। हमने समाजवाद को 42वें संविधान संशोधन द्वारा अपनी प्रस्तावना में ऐड किया है। ये 3 शब्दों के अर्थ मैं आप लोगों को समझा पाने में कामयाब हुई हूं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि हमें बहुत अच्छे से क्लास को सुनना है, उसको रिवाइज करना है, तब जाके चीजें आपके दिमाग में सेट होने लगेंगी। एक दिन में कोई जो है पहाड़ नहीं तोड़ लेता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब अगला शब्द है दोस्तों पंथ निरपेक्षता। क्या शब्द है? पंथ निरपेक्षता। यहाँ आप एक मैप देख रहे होंगे, यहाँ आप एक मैप देख रहे होंगे जिसमें क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने भी नास्तिक या जितने भी अन्य धर्म के लोग हैं वो भारत में एक साथ सामंजस्य से, समावेशिता से, प्रेम से रहते हैं। ये तो एक अलग एंगल है। अब हम आते हैं पंथ निरपेक्षता क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पंथ निरपेक्षता से आशय है धर्म के आधार पे भेदभावों का निषेध और सभी धर्मों के प्रति समान भाव। ये सम्मान भाव नहीं है, समान भाव है। क्या है? समान भाव। यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ
धर्म के आधार पे किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता। ये पंथ निरपेक्षता का मूल आधार है। पंथ निरपेक्षता का मतलब ही है कि किसी भी देश में, मतलब जिस देश में पंथ निरपेक्षता मूल आधार है, जैसे भारत में है, तो भारत में धर्म के आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। और साथ ही सभी धर्मों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने भी धर्म हैं, उनको समान भाव से देखा जाएगा। उनको समान भाव से देखा जाएगा। इस समान भाव से देखने का क्या मतलब है कि भारत किसी एक धर्म या धार्मिक विचारधारा से निर्देशित नहीं होता है। भारत किसी भी एक धर्म या एक धार्मिक विचारधारा से निर्देशित नहीं होता है। यदि हम कहें कि हम किसी एक धर्म को भारत का धर्म बना देंगे, तो बेसिकली हम अपने संविधान का उल्लंघन करेंगे। हमारे संविधान का जो दार्शनिक आदर्श है, प्रस्तावना, उसमें क्लियर कट पंथ निरपेक्षता की बात की गई है दोस्तों। और पंथ निरपेक्षता का ही मतलब है कि धर्म के आधार पे किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाएगा। इसके साथ ही जो धर्म या धार्मिक विचारधारा, भारत किसी एक धर्म या धार्मिक विचारधारा से निर्देशित नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब है, ये हम समझ गए कि हम किसी एक धर्म को देश का धर्म घोषित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम पंथ निरपेक्षता की अवधारणा को समावेशित किए हुए हैं। समझ में आया? और भारत, इसके साथ ही भारत अपने नागरिकों को अपना धर्म को मानने, उसके अनुरूप आचरण करने, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे आर्टिकल, यहाँ लिखती हूँ, आर्टिकल 25 से और 28 तक, 25 से 28 तक धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता दी गई है। वो क्या क्या है वो हम जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो देखेंगे। मोटे तौर पे हम ये समझ लें कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है। मैं अपने आस्था के अनुसार अपने धर्म का पालन कर सकती हूँ, आचरण कर सकती हूँ, प्रचार कर सकती हूँ। ये मेरी धार्मिक स्वतंत्रता है और हर व्यक्ति को ये धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है भारत में। ठीक है। दूसरा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये मैं बता चुकी हूँ, 3 शब्द हैं, उसको याद करना है आपको। और भारतीय पंथ निरपेक्षता, लास्ट लाइन देखिए बच्चों, भारतीय पंथ निरपेक्षता बनाम पश्चिमी धर्म निरपेक्षता। यहाँ पे इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो पश्चिमी धर्म निरपेक्षता और भारतीय पंथ निरपेक्षता के बीच एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या है? जो पश्चिमी धर्म निरपेक्षता है वो राज्य, मैं एक बार इसको क्लियर करके आप लोगों को अच्छे से समझाती हूँ, इरेज हो गया। जो पश्चिमी धर्म निरपेक्षता है दोस्तों, यहां लिखती हूं, ऊपर देखिए, जो पश्चिमी धर्म निरपेक्षता है वो राज्य और जो धर्म है उसके बीच पूर्णतः अलगाव की बात करेगी। पूर्णतः अलगाव की बात करेगी। मतलब क्या है? धर्म क्या कर रहा है, इससे राज्य को कोई लेना देना नहीं है। इससे राज्य को कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिकली एक तरीके से नकारात्मक संबंध है धर्म और राज्य के बीच में। ठीक है। भारत में क्या है? भारत में पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा है। इसका क्या मतलब है? यानी कि राज्य किसी एक धर्म को देश का धर्म घोषित नहीं कर सकता, ये सही बात है, लेकिन राज्य सभी धर्मों के समान संरक्षण का आदर्श रखेगा। इसका क्या मतलब है दोस्तों? यानी कि जो राज्य है वो सभी धर्मों का संरक्षण हो सके, सभी धर्मों का जो संरक्षण हो सके, इसके आदर्श को समायोजित रखेगा राज्य। ठीक। अब ये जो संरक्षण कैसे होगा? आपने देखा होगा कि भारत में जो राज्य है वो जो हज पे लोग जाते हैं उनको भी सब्सिडी देते हैं, या जब रामायण होती, जब दशहरा होता है तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं तीर चलाते हुए आपने देखा होगा। तो
एक तरीके से हम देखते हैं कि भले ही हम किसी एक धर्म को राज्य का धर्म नहीं मान रहे, लेकिन धर्म के साथ राज्य का सकारात्मक संबंध है, यानी कि राज्य प्रत्येक धर्म के संरक्षण का काम करता है। इतना समझ में आया। पहले हमने पंथ निरपेक्षता देखा, पंथ निरपेक्षता की अवधारणा देखी कि किस तरीके से सभी प्रकार के भेदभावों का निषेध किया गया है, धर्म के आधार पे सबके प्रति समान भाव है, किसी एक धर्म को राज्य का धर्म नहीं बनाया जा सकता। हमारे संविधान में सबको अपने धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके साथ ही हमने देख लिया कि पश्चिमी धर्म निरपेक्षता और भारतीय पंथ निरपेक्षता में एक मूलभूत अंतर है। ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है, ये ऐसे में भी काम आता है और हमारी बेसिक समझ के लिए भी पता होना चाहिए। ये जब हम आगे की क्लासेस करेंगे तो मैं बहुत ही विस्तृत तौर पे आपको बताऊंगी। मोटे तौर पे मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई है। ध्यान से सुन रहे हैं ना आप लोग? सोए तो नहीं है? मैं इसको इरेज कर लेती हूँ दोस्तों एक बार। सोना नहीं है क्लास में, ठीक है? बहुत अच्छा मौसम है, वैसे नींद वाला मौसम है। ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी लेके बैठिए और बढ़िया से क्लास कीजिए, सब चीजें समझ में आएंगी आपको। अगला वर्ड था दोस्तों लोकतांत्रिक। ठीक, लोकतंत्र का सबको पता है कि लोकतंत्र क्या है। जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र की व्यवस्था हमारे जो संविधान है उसमें की गई है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये व्यवस्था की गई है। ठीक, अब लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और एक यहाँ पे एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में दोस्तों जो कानून निर्माण है उसमें जनता ओपन पार्टिसिपेशन करती है, यानी कि कानून निर्माण में भी जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। जैसा कि स्विट्जरलैंड जैसे देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है कि जब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। एक तरीके से जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुन लिया और प्रतिनिधि फिर क्या करेंगे, जनता के लिए कानून बनाएंगे। हम अपने एमपीज को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं, वो फिर कानून बनाते हैं। ठीक, तो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से एक तरीके से शासन प्रणाली का संचालन करवाना क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में बता चुकी हूं कि अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग लोग स्वयं करते हैं। यहां से देखिए कि लोग अपनी राजनीतिक और जो प्रशासनिक शक्तियां हैं उनका प्रयोग कैसे करते हैं, प्रत्यक्ष तौर पे करते हैं, स्वयं करते हैं। ये मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। एक छोटी सी बात और देख लीजिए दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 आधार होते हैं। ये पीटी में पूछ सकता है आपसे कि कौन कौन से आधार, निम्न में से कौन सा आधार प्रत्यक्ष लोकतंत्र का नहीं है। तो ये ध्यान रखने हैं। हम लोकतंत्र को अलग से पढ़ेंगे, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी कि ये क्या क्या इनका मतलब है, लेकिन आप अभी के लिए केवल इतना देख लीजिए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 आधार होते हैं। रेफरेंडम होता है, इनिशिएटिव होता है, रिकॉल होता है और जनमत संग्रह होता है। ठीक, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मैं आप लोगों को बताने में सफल हो पाई हूं कि नहीं, कि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन होता है। ठीक है, सर्वोच्च शक्ति तो जनता की होगी, लेकिन जनता क्या करेगी? अब इतना बड़ा देश है। अब भारत देखिए, विश्व का, यहाँ पे लिखती हूँ, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, जनसंख्या की बात की जाए तो विश्व की 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन भारत में है। यदि लोगों को कानून बनाने का काम सौंप दिया जाए तो क्या होगा? क्या वो संभव हो पाएगा? तो बेहतरीन तरीका क्या है, जो ज्यादा जनसंख्या जब है हमारे देश की, तो उसका बेहतरीन तरीका क्या कि हम अपने बीच से अपने प्रतिनिधियों को चुने, वो प्रतिनिधि क्या करें, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कानूनों का निर्माण करें। तो यही है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो आपको लोकतंत्र समझ में आया। अब देखिए, अगला शब्द है दोस्तों गणराज्य।
गणराज्य के मूल बेसिकली हमें 2 से 3 बिंदु ही समझने हैं। पहली बात, इस व्यवस्था में राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के स्थान पे भारत की जनता में निहित होती है। गणराज्य का पहला ही आधार क्या है? गणराज्य जो है उसका पहला ही आधार है कि जो राजनीतिक संप्रभुता है वो एक व्यक्ति में निहित नहीं है बल्कि भारत की जनता में निहित है। इतनी बात समझ में आई? इसके साथ ही दोस्तों, इसमें कोई जब भी गणराज्य की बात आ जाए तो इसके 2-3 चीजें होंगी कि भाई पहली बात तो जनता में शक्ति होगी, किसी एक व्यक्ति में नहीं होगी। समझ में आया? दूसरी इसमें होगी कि इसमें कोई विशेष अधिकार, ये दिख रहा है ना, इसमें कोई विशेष अधिकार वर्ग नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि एक सड़क पे रहने वाला आदमी और मुकेश अंबानी कानून की नजर में समान है। यदि ये व्यक्ति मर्डर करता है और मुकेश अंबानी मर्डर करते हैं तो कानूनन दोनों की सजा समान होगी। धन के आधार पे या हम कहें कि भाषा, धर्म, संपत्ति, निर्जातीयता, क्षेत्र, किसी भी आधार पे किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। हमने जो एमसीक्यूज किए उसमें एक हमने देखा था कि समानता क्या है, तो समानता विशेष अधिकारों का अभाव है। और विशेष अधिकारों का अभाव जहां पे होगा दोस्तों, जहां विशेष अधिकारों का अभाव होगा, जहां कुछ विशेष अधिकार नहीं दिए गए बल्कि सब लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं, वहां समानता की संकल्पना जन्म लेती है, वहां न्याय की संकल्पना जन्म लेती है। और यही गणराज्य का मूल आधार है। यानी गणराज्य में विशेष अधिकार वर्ग नहीं होता है, सब कानून के समक्ष समान होते हैं। समझ में आया? और तीसरा आधार जो होता है, जो राज्य प्रमुख होता है। अब जो नए बच्चे हैं वो बताइए राज्य प्रमुख का क्या मतलब है? राज्य प्रमुख का क्या मतलब है? एक हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं और एक हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सरकार के प्रमुख होते हैं और जो राष्ट्रपति जी होते हैं दोस्तों, वो राज्य के प्रमुख होते हैं। तो गणराज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि राज्य प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, वंशानुगत नहीं होते। यानी कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, ब्रिटेन के जो राजा या रानी जो होती है वो निर्वाचित नहीं होती बल्कि वंशानुगत होती है। ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, भारत में गणतंत्र है। भारत के राज्य प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो गणराज्य की 3 बेसिक चीजें आप समझ गए। पहली बात कि राज्य प्रमुख निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं। दूसरी बात, विशेष अधिकार वर्ग का अभाव होगा, विशेष अधिकार जो वर्ग है वो नहीं मिलेगा। और तीसरी बात, शक्ति जो है एक व्यक्ति में निहित ना होके पूरी जनता में निहित होगी। यही है गणतंत्र, ठीक। और यही हमें अवधारणात्मक समझ बनाते हुए चलनी है। आपको पता भी नहीं है कि यही समझ हमारे काम आएगी जब हम मेंस में लिखते हैं ना, या अभी तो आप पीटी के क्वेश्चंस आप देखिए, मेरे एमसीक्यू की सीरीज जाके, मैराथन जाके देखिए कि यूपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है। कई लोग क्या है ना, मार्केट से एमसीक्यू की बुक उठाएंगे, 500 एमसीक्यू लगाएंगे, उसके बाद हम तो एकदम तृप्त हो गए, भाई आज जो है ना हमने 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अरे एक बार यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस को देखिए, उनका पैटर्न देखिए। हमको केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, हमको आईएएस बनने के लिए पढ़ना है। और वो हम हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क जब हम करके चलेंगे तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो मेरे कहने का मतलब था दोस्तों कि ये जो अवधारणात्मक समझ है ये ना केवल पीटी में, मेंस में तो आपके काम आएगी ही, पीटी में भी आजकल जो यूपीएससी का पैटर्न है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल के साथ साथ कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं। और जब तक आप लोगों की कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है तब तक आप उन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे, ये तो तय है। तो आपको अवधारणा समझ मुद्दों पे बनानी पड़ेगी। छोटे छोटे मुद्दे हैं, कुछ कुछ चीजें समझनी है। एक बार समझ लिया तो फिर तो चीजें आपस में जुड़ती जाती हैं। समानता होगी तो न्याय होगा, लोकतंत्र है तो जनता के पास शक्ति होगी, तानाशाही नहीं होगी। तो ये मुद्दे जो है ना आपस में इंटरलिंक है, बस आपको एक बार बैठ के हर एक मुद्दे पे अपनी समझ बनानी है।
ठीक है, और वंशानुगत नहीं होता है, ये हमने देख लिया। यूएसए और भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, और ब्रिटेन के जो रानी होती है, जो राज्य प्रमुख होती है, वो दोस्तों क्या होती है, वो वंशानुगत होती है, तो वहां गणतंत्र नहीं है। तो मैं गणतंत्र को समझा पाने में सफल हुई हूं कि नहीं हूं? नहीं हुई हूं। अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो बिल्कुल आप कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, अगर आप लोगों को समझा पाने में मैं कामयाब हो रही हूं तो। अब देखिए, हमने जो पहली लाइन के वर्ड्स थे कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये समझ लिए। अब ये आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत आएगी? मेरे हिसाब से आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, अब हम एक एक करके वो जो दूसरे वर्ड्स थे, न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, मैंने आपको बताया था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो न्याय क्या होता है दोस्तों? न्याय एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक है, और सबको उचित अधिकार मिलते हैं, यानी कि जीवन के जो अवसर के जो अधिकार हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को मिलेंगे, ठीक, और किसी भी आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप लोग खुद बताइए, चीजों को याद नहीं करना है, चीजों को याद नहीं करना है, चीजों को समझना है, चीजों को इंटरलिंक करना है, एक दूसरे से जोड़ना है। आप खुद बताइए, जब हमने समानता पढ़ी, जब हमने देखा समानता और गणराज्य जो हमने पढ़ा, उसमें भी हमने कुछ तत्वों को देखा। तो जब हमने देखा कि जब किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी आधार पे, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, निर्जातीयता, किसी भी आधार पे किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो न्याय की स्थापना होगी कि नहीं होगी? होगी। इतनी बात समझ में आई? तो न्याय वही है कि न्याय की अवधारणा कहाँ से पनपती है? जब विशेष अधिकारों का अभाव होता है, जब समानता होती है, जब सबको आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाते हैं, ठीक है। अब हम कह दें कि हम एक तबके को शिक्षा का अधिकार देंगे, दूसरे तबके को नहीं देंगे, तो उससे न्याय की स्थापना होगी? नहीं हो पाएगी। जिस तबके को हम शिक्षा के अधिकार नहीं देंगे वो तबका तो पिछड़ जाएगा, उसके साथ न्याय होगा कि अन्याय होगा? अन्याय होगा। तो न्याय की पहली धारणा है दोस्तों कि किसी भी प्रकार का विभेद हम अपने नागरिकों के साथ नहीं करेंगे, और ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ लिख दिया गया है कि भाई हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना की बात करते हैं। अब एक एक करके हम समझते हैं दोस्तों। मार्कर कहाँ चला जाता है यार? ये रहा। सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो सामाजिक न्याय मैं उस समय से आप लोगों को बता रही हूँ कि जब जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा? तो सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। तो सामाजिक न्याय की, भेदभाव नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। अब ये सामाजिक न्याय की जब स्थापना को हम कैसे देखते हैं? इसमें कुछ विशेष अधिकार भी दे देते हैं। हम किनको देते हैं? सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए जो पिछड़ा वर्ग है, जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, जिन्होंने वर्षों से एक तरीके से सामाजिक विभेद को सहा है, उनको ऊपर उठने का अवसर जब हम देते हैं तो उसे हम ये नहीं कह सकते कि भाई इनको स्पेशल अवसर दिए जा रहे हैं, हमें तो नहीं दिए जा रहे। तो वो बेसिकली उनको ऊपर उठाने के लिए सकारात्मक भेदभावपूर्ण कार्यवाही, इसको हम बोलते हैं कि जब समाज का जो कमजोर तबका है उसको हम आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करते हैं, तो उसे सकारात्मक भेदभावपूर्ण कार्यवाही कहा जाता है। तो भारत में सामाजिक न्याय की संकल्पना है, हम किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, साथ ही जो कमजोर तबका है उसे हम आगे बढ़ने के अवसर देंगे। इससे क्या होगा? इससे सामाजिक न्याय की स्थापना हो जाएगी। दूसरी बात है दोस्तों आर्थिक न्याय। दूसरी बात है आर्थिक न्याय की, यानी आर्थिक आधार पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि धन के आधार पे यदि कोई गरीब व्यक्ति है और अमीर व्यक्ति है, दोनों के साथ धन के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
कि इसने अगर एक अपराध किया तो गरीब व्यक्ति को हम ज्यादा सजा देंगे और अमीर आदमी को हम कम सजा देंगे। इस तरीके का विभेद भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, सबको आर्थिक न्याय की बात की गई है। इसके साथ ही एक बात और कही गई कि संपदा, आय और संपत्ति की असमानता को दूर करना। अब आप देखिए इसका क्या मतलब है। आपने देखा होगा कि जो टैक्स का प्रावधान है, जो अमीर लोग हैं उन पे सरकार क्या करती है, जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं उनसे सरकार ज्यादा टैक्स वसूलती है। जो कम आय है उनसे सरकार कम टैक्स वसूलती है, और जो बेचारे देने में ही सक्षम है उनको तो टैक्स का मतलब ही नहीं बनता। वो कहाँ से लाएंगे, उनको 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं होती है, वो टैक्स कहाँ से देंगे। तो भाई उनको तो टैक्स का कोई मतलब ही नहीं है, उनसे सरकार कोई टैक्स नहीं लेती है, ठीक है। इनफैक्ट टैक्स भी नहीं लेती है और उनके कल्याण के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको बहुत सारी सुविधाएं देती है, ठीक। जिससे क्या हो, जिससे वो आर्थिक तौर पे ऊपर उठ सके, जिससे समाज में आर्थिक न्याय की संकल्पना विकसित हो जाए। समझ में आया। यानी आर्थिक न्याय की संकल्पना ये क्या है कि आर्थिक आधार पे किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार संपदा, आय और जो संपत्ति की असमानता को दूर करने का भी प्रयास करेगी, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद है दोस्तों राजनीतिक न्याय। इसके बाद है दोस्तों राजनीतिक न्याय। इसका क्या मतलब है, प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसका क्या मतलब है कि समान रूप से मतदान का अधिकार है। मैं समान रूप से मतदान कर सकती हूँ। मेरी जाति क्या है, धर्म क्या है, भाषा क्या है, क्षेत्र क्या है, निर्जातीयता क्या है, इसके आधार पे मेरे साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मेरे साथ का क्या मतलब है कि प्रत्येक नागरिक के साथ इन आधारों पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो मैं मतदान का अधिकार मुझे दिया गया है, और मतदान के अधिकार में ही मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया है कि वयस्क मताधिकार की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है कि 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति मतदान में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके साथ किसी भी आधार पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये हमने देख लिया, राजनीतिक न्याय की संकल्पना यहाँ से जन्म लेती है। उसके साथ चुनाव लड़ने का अधिकार है। भाई मैं अगर वो कैपेबिलिटीज पूरा करती हूँ, जो जैसे कैपेबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 25 साल का होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 साल का होना चाहिए। यदि मैं उन और भी जो 5-6 क्राइटेरिया है कि दिवालिया ना हो, वो जो हम संसद पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे, पागल या दिवालिया ना हो, और इस तरीके की जो प्रावधान है, यदि मैं उन क्राइटेरिया को पूरा करती हूँ तो मैं चुनाव लड़ सकती हूँ। मुझे ये नहीं कहेगा कि नहीं भाई तुम इस जाति से हो, तुम इस धर्म से हो, तुम इस क्षेत्र से हो, तुम तो ये भाषा बोलती हो, तुम चुनाव नहीं लड़ सकती। ऐसा मुझे कोई नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि मेरे संविधान ने मुझे अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, और ये चुनाव लड़ने का जो अधिकार है ये राजनीतिक न्याय की संकल्पना को मजबूत बनाता है। चीजों को ऐसे इंटरलिंक करना है, ऐसे समझना है चीजों को कि चुनाव लड़ने का अधिकार क्या करेगा, राजनीतिक न्याय की संकल्पना को मजबूत बनाएगा। इसके साथ ही सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, यदि मैं कैपेबिलिटीज रखती हूँ किसी भी पद को प्राप्त करने की, तो मुझे फॉर्म भरने से कोई नहीं रोकेगा, मुझे एग्जाम देने से कोई नहीं रोक सकता कि भाई तुम नहीं दे सकती एग्जाम, तुम तो इस जाति से हो, इस धर्म से हो, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा अधिकार है, और ये अधिकार मुझे भारत के नागरिक होने के तौर पे दिया गया है। और जब ये अधिकार मुझे मिले हैं तो भारत में राजनीतिक न्याय की संकल्पना को बल मिलता है। तो समझ में आया। यानी हमने न्याय में 3 अवधारणा देखी दोस्तों, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। हमने देख लिया राजनीतिक न्याय क्या है जी, आर्थिक न्याय क्या है जी, सामाजिक न्याय क्या है जी। आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीजें? हमें चीजों को ऐसे ही पढ़ना है दोस्तों, केवल रटने से काम नहीं चलेगा। मैं प्रस्तावना को फटाफट निकाल के चलती बैठती आराम से दूसरा टॉपिक पढ़ा रही होती, लेकिन मुझे पता है उससे आप लोगों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको अपनी
अवधारणात्मक समझ को एकदम स्पष्ट करते हुए चलना है, बुनियादी चीजों को समझते हुए चलना है, चीजों को आपस में इंटरलिंक करते हुए चलना है। ये कला मुझे आप लोगों में विकसित करनी है, और जिस दिन आप लोगों में ये कला आ गई चीजों को समझने की, चीजों को जोड़ने की, उस दिन आप एक बेहतर आंसर लिखने के लिए बिल्कुल योग्य हो जाएंगे, लिखने की स्थिति में आ जाएंगे। मुझे पता है इन चीजों का। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। समझ में आ रही हैं आप लोगों को चीजें? अब देखिए, अगली अवधारणा है दोस्तों स्वतंत्रता की। अगली अवधारणा है स्वतंत्रता की। हमारी जो प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी कि, और ये आगे हम जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो क्लियर कट उसमें विस्तृत व्याख्या की गई है। 19 में जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धर्म जो हमारा 25 से 28 में है, ठीक है, उपासना भी उसी में आ जाता है। तो किस तरीके से हमारे मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रताओं का हम विस्तृत उल्लेख देखेंगे। मोटे तौर पे यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों कि स्वतंत्रता, जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है हमारी प्रस्तावना ने हमें दी है। मैं जो मेरे विचार हैं उनको अभिव्यक्त कर सकती हूँ। कैसे अभिव्यक्त कर सकती हूँ? मैं जो है न्यूज़पेपर्स में लिख सकती हूँ, मैं कार्टून बना सकती हूँ। मैं जो मेरी अभिव्यक्ति है, यदि मेरी अभिव्यक्ति नकारात्मक नहीं है, देश की एकता अखंडता के खिलाफ नहीं है, और देश को जो अराजकता नहीं फैला रही है, तो मुझे अभिव्यक्ति करने से नहीं रोका जा सकता। ये मेरी स्वतंत्रता है, ये मेरा मौलिक अधिकार है। और यदि मुझे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से रोका जाता है, मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, तो संविधान ने मुझे इतना सशक्त बनाया है कि मैं अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पे सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ। ठीक है, तो स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान में कहा गया है। और साथ ही दोस्तों, हमारे संविधान में जब हम स्वतंत्रताएं पढ़ेंगे मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में बहुत डिटेल वे में, तो उसमें हम देखेंगे कि जो प्रतिबंध, युक्ति युक्त प्रतिबंधों की बात की गई है। इसका क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, क्या होता है, एक होती है स्वतंत्रता, एक होती है स्वतंत्रता और एक होती है स्वच्छंद। एक होती है स्वच्छंदता, एक होती है स्वतंत्रता, एक होती है स्वच्छंदता। अब स्वतंत्रता क्या है? मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रही हूँ, मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ, मैं उपासना कर रही हूँ, मैं अपने धर्म का प्रचार कर रही हूँ। ये मेरी स्वतंत्रता है, और इसे मुझसे इन्हें कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये संविधान ने मुझे दी है भारतीय नागरिक होने के तौर पे। स्वच्छंदता क्या होती है? अब एक एग्जाम्पल समझाती हूँ कि ये मेरे पास छड़ी है, मैं इस छड़ी को तब तक ही, अब मैं घुमा रही हूँ इस छड़ी को, ये मेरी स्वतंत्रता है, लेकिन मैं इस छड़ी को तब तक ही घुमा सकती हूँ जब तक ये किसी दूसरे की नाक को न टच करे। जैसे ही किसी दूसरे की नाक को टच करेगी तो वो मेरी स्वतंत्रता नहीं होगी, वो स्वच्छंदता होगी। समझ रहे हैं? अब मुझे म्यूजिक सुनने का अधिकार दिया है, लेकिन म्यूजिक मैं इतनी फुल वॉल्यूम में सुनूं कि दूसरे के घर में जो बीमार व्यक्ति है वो बेचारा जो है इतना डिस्टर्ब हो जाए कि बात ही छोड़ दो। तो ये स्वतंत्रता नहीं हुई ना, ये स्वच्छंदता हुई, ये स्वच्छंदता हुई। आपकी स्वतंत्रता जब तक दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रही है, वो तब तक ही सुरक्षित है, और वो तब तक ही स्वतंत्रता है। जैसे ही आपकी स्वतंत्रता दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करेगी, वो स्वतंत्रता नहीं होगी दोस्तों, वो स्वच्छंदता हो जाएगी। और इस स्वच्छंदता के ऊपर युक्ति युक्त निर्बंधनों का प्रावधान हमारे संविधान में विस्तृत तौर पे किया गया है। ठीक है, अब कोई कह दे कि मैं तो जो है ना, मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैं तो कुछ भी बोलूंगा, मैं तो देश के खिलाफ भी बोल सकता हूं, तो नहीं बोल सकते आप। आपको स्वतंत्रता दी गई है, स्वच्छंदता नहीं दी गई है। तो इस बात का भी आपको खासा ख्याल रखना है। ये मैंने आपको सोचने का एंगल बता दिया है कि हमें चीजों को कैसे सोचना है। अगला अर्थ है दोस्तों समता। समता का क्या मतलब है? समता समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार का ना होना। मैंने कल का एमसीक्यू करवाया था, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, उसमें क्लियरली दिया गया है कि समता से क्या अभिप्राय है। विशेष अधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, ऐसे ही 3-4 ऑप्शन दिए थे। तो ध्यान रखिएगा, जहां पे विशेष अधिकारों का अभाव होगा वहां समता आएगी। यदि हम
समाज के, यदि हम समाज के, मान लो ये एक तबका है और ये एक तबका है, यदि हम समाज के इस तबके को कुछ विशेष अधिकार दे दें, कुछ विशेष अधिकार दे दें और इस तबके को ना दें, तो क्या होगा? ये पूरा देश है, मान लो इस देश में हमने डिवाइड कर दिया कि एक तबके को हम विशेष अधिकार देंगे, एक तबके को हम विशेष अधिकार नहीं देंगे। तो क्या ऐसी स्थिति में समता की स्थापना हो सकती है? सिर्फ सोचना है, क्या ऐसी स्थिति में समता की स्थापना हो सकती है? कदापि नहीं होगी। असमान समाज स्थापित हो जाएगा। एक तबके के पास बहुत सारे विशेष अधिकार होंगे और एक तबके के पास विशेष अधिकार नहीं है, तो क्या होगा? असमानता की स्थापना हो जाएगी। तो समता का यदि मैं एक लाइन में अर्थ बताऊं कि समता क्या है, समानता क्या है, तो दोस्तों किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों का अभाव, जब विशेष अधिकारों का अभाव होगा, मैं इसे एक बार इरेज कर लेती हूँ फिर समझाती हूँ। जब किसी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों का अभाव होगा तो क्या होगा दोस्तों? समता की स्थापना अपने आप हो जाएगी। प्रस्तावना प्रत्येक नागरिक को स्थिति और अवसर की समता देता है। स्थिति और अवसर की समता का क्या मतलब है कि जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, मेरे पास अवसर की समता है अपना व्यवसाय करने की, कोई नौकरी करने की, चुनाव लड़ने की, ये मेरी समता है, ये समता है। मतलब मेरे साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी आधार पे, ठीक। और ये हमारे संविधान द्वारा इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। इतना समझ में आया आपको कि समता क्या है? मैं समझाने में सफल हो पा रही हूं आप लोगों को? आपको चीजें ऐसे समझ के चलनी है। यहाँ देखिए एक फोटो आपको दिख रहा होगा, इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स, यदि हम एक वर्ग को ज्यादा अधिकार दे देंगे, दूसरे वर्ग को हम कम अधिकार देंगे, तो क्या समानता की स्थापना हो पाएगी? तो समानता की स्थापना कदापि ऐसी स्थिति में नहीं हो पाएगी। समानता की स्थापना का पहला आधार है विशेष अधिकारों का अभाव, यानी कि हर वर्ग को इक्वल एक आधार देना है, समान आधार देना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और देखिए इसी में समता में भारतीय संविधान में समता को स्थापित करने के बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं दोस्तों। चाहे वो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों में हमने देखा आर्टिकल 14 हम देखते हैं, आर्टिकल 15 देखते हैं, 16 देखते हैं, 17 देखते हैं, 18 देखते हैं। ये क्या है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। मोटे तौर पे देख लीजिए कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता की बात की गई है आर्टिकल 14 में। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध, किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये है आर्टिकल 15 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 16 में किया गया है दोस्तों। अस्पृश्यता का अंत जो है आर्टिकल 17 में किया गया है। उपाधियों का अंत जो है वो आर्टिकल 18 में किया गया है। घबराना नहीं है, कई नए बच्चे हैं उनको लग रहा है इतना याद, धीरे धीरे आपको चीजें समझ आती जाएंगी। आपको बस जुड़े रहना है और चीजें कहाँ से कैसे किस तरीके से पढ़नी है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी दोस्तों। ये अधिकार हम डिटेल में जब मौलिक अधिकार वाला चैप्टर करेंगे तब भी इनको बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक। और इसके साथ ही यदि हम समता की बात करें तो एक तरीके से 325 और 326 में बेसिकली ये बोला गया है कि मतदाता सूची से किसी भी आधार पे बाहर नहीं किया जाएगा, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, लिंग हो या वर्ग हो, किसी भी आधार पे मतदाता सूची से भारतीय नागरिक को बाहर नहीं किया जाएगा। और 326 में ये देखिए, हाँ 325 में ये व्यवस्था की गई और 326 में साफ तौर पे ये बोल दिया गया है दोस्तों। कल की क्लास में मैं बहुत जो बता चुकी हूँ आपको, एमसीक्यू वाले में बहुत क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ से। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार का जो प्रावधान है उसकी व्यवस्था 326 में की गई है। और जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तो ये 39 जो आर्टिकल जो 39 है ना, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, ABCD, तो इसको हम बहुत ही विस्तृत तौर पे पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और 39 ही आर्टिकल वो है जहां से मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच विवाद की स्थिति पैदा हुई।
और उसी विवाद की स्थिति के फलस्वरूप किस तरीके से जो मूल ढांचे की अवधारणा है उसका विकास हुआ, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखिए कि हमारे संविधान में जो ये समता है, इस समता को स्थापित करने के विशेष प्रावधान किए गए हैं, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, चाहे वो संवैधानिक अधिकार हो, जैसे 325 और 326 है, और डीपीएसपी हो 39 में, जिसमें बोला गया है कि पुरुष तथा महिला को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन, काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है वो किया गया है। ठीक है, तो समता की बात की गई है, किसी भी आधार पे किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए, अगला है बंधुत्व। प्रस्तावना का जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है बंधुत्व। क्या है बंधुत्व? यदि मैं एक शब्द में पूछूं तो बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना। जब भाईचारे की भावना होगी, बंधुत्व की भावना होगी, तो क्या होगा? राष्ट्र की संकल्पना मजबूत होगी। और राष्ट्र क्या है दोस्तों? राष्ट्र क्या है? एक देश में, ये नीचे देखिए मैं बना रही हूं कुछ, एक देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, भाषा, नृजातीयता, क्षेत्र के लोग रहते हैं। भारत तो विविधतापूर्ण देश है, आपको पता है कि कितने धर्म हैं, कितनी जातियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, ठीक है, कितनी एक तरीके से अपनी अपनी वो जो होते हैं ना परंपराएं हैं। तो जब सब लोगों के अंदर, अलग अलग धर्म, जाति, भाषा के लोगों के अंदर एकता की भावना होती है। क्या भावना होती है? एकता की भावना होती है। जब सब लोग एक दूसरे के धार्मिक मान्यताओं का, जाति का, भाषा का या जो रीति रिवाज है उनका सम्मान करते हैं, तो क्या होता है? राष्ट्र की संकल्पना मजबूत होती है। तो यदि देश की अखंडता को कायम रखना है, देश को एक अखंड भारत बनाना है, तो उसका बुनियादी आधार क्या है? बंधुत्व। देश के लोगों के बीच अपनेपन का भाव। हम किसी भी व्यक्ति को पराया करके ना देखें, हम सबको एक बंधुत्व के नजरिए से देखें। यही राष्ट्रभक्ति है, यही राष्ट्र का आधार है, और इससे ही क्या होगा? अखंड भारत की स्थापना होगी। तो बंधुत्व आपको समझ में आया कि भाईचारे की भावना, यानी कि बंधुत्व जो है वो व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता। अब देश की एकता और अखंडता को मैंने आप लोगों को समझा दिया। व्यक्ति की गरिमा से कैसे रिलेटेड है दोस्तों? व्यक्ति की गरिमा से ऐसे रिलेटेड है कि आप किसी जाति के आधार पे किसी व्यक्ति को नकारात्मक नहीं बोल सकते हो, या नकारात्मक आपको नहीं दिखानी चाहिए। जब आप सकारात्मक तरीके से प्रत्येक व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति हो, जब उसके साथ व्यवहार करेंगे तो क्या होगा? बंधुत्व की संकल्पना होगी, और जब बंधुत्व की संकल्पना होगी तो व्यक्ति की गरिमा का विकास होगा। समझ में आया? तो किस तरीके से बंधुत्व हमारे देश की एकता, अखंडता का बुनियादी आधार है, और बंधुत्व की संकल्पना जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया था। ठीक, अब देखिए, अब अगले क्वेश्चन आते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारी प्रस्तावना के बारे में उठती है और जिसको हमें पता होना चाहिए, देखिए हमारे संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड बार बार बहुत सारे जो केसेस हैं वो हमारे सामने आए। ठीक, और क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमारी प्रस्तावना है क्या वो भारतीय संविधान का अंग है? ठीक, यहां से बच्चों ये वाला जो पॉइंट मैं आप लोगों को बता रही हूं, एक बार मैं मार्कर उठा लेती हूँ। ये वाला पॉइंट बच्चों आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंस में आपको चीजों को एनालाइज करना होता है, एनालिटिकल तरीके से आपको चीजें लेके चलनी होती हैं, इसलिए आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमें देखना है कि भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है या नहीं,
ये विवाद का विषय रहा है। इसमें बहुत सारे निर्णय आएंगे सर्वोच्च न्यायालय के, फिर फाइनल एक निष्कर्ष निकलेगा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले बेरूबाड़ी वाद आया। इन वाद को ध्यान रखना है, इन वाद को देखिए, कुछ कुछ आपको सारे सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से वाद चलते हैं हमको उनसे कुछ ज्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट 15-20 वाद हैं जो आपको याद रखने चाहिए। आपका जो पॉलिटी का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में यदि आप उन वाद को लिख देते हैं कि भाई बेरूबाड़ी वाद में ये हुआ था, केशवानंद वाद में ये हुआ था, मिनर्वा मिल्स में ये हुआ था, तो एग्जामिनर पे बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इन सब चीजों को। तो आपको कुछ कुछ जो वाद हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। ये केस गया बेरूबाड़ी सुप्रीम कोर्ट में। तो जो बेरूबाड़ी वाद था उसमें कहा गया कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, यानी बेरूबाड़ी वाद में बोल दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसको संविधान का अंग नहीं माना जा सकता। दूसरा आया केशवानंद भारती वाद, बहुत ही फेमस वाद है। जब हम डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के बीच किस तरीके से डिबेट चली और फाइनल मूल संरचना की अवधारणा विकसित हुई, जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में हम सारे केसेस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ हम प्रस्तावना के संदर्भ में देखते हैं। तो केशवानंद भारती वाद में बोल दिया गया कि जो संविधान, जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। संविधान क्या है? प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है। यदि आपसे एमसीक्यू पीटी में पूछे कि क्या जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, तो बिल्कुल है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। वर्तमान संदर्भ में हमारे संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है। बेरूबाड़ी वाद में कहा गया था अंग नहीं है, केशवानंद वाद में कह दिया गया कि अंग है। ये देखिए राजेंद्र प्रसाद जी, यहाँ पे फोटो दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा ब्लर हो रहा होगा। राजेंद्र प्रसाद जी कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर रहे हैं और किस तरीके से, ये देखिए हमारे जो संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया, एक ऐसी प्रस्तावना दी जो हमारे पूरे संविधान का दर्शन है, आधार है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने केसेस देख लिए। यहाँ इस ग्राफ के माध्यम से देखिए बच्चों, इस मुद्दे पे आपको मोटे मोटे तौर पे 4 केस याद रखने हैं। सबसे पहला केस आया आपका बेरूबाड़ी वाद 1960 में। इसमें क्या बोला था? अभी मैंने आपको बताया, क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है? तो इन्होंने बोल दिया था कि नहीं जी, संविधान का भारतीय जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग नहीं है। गोलकनाथ वाद में एक स्पेशल बात बोली गई। गोलकनाथवाद में बोल दिया गया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, लेकिन जहां पे संविधान अस्पष्ट है, मान लो संविधान में कहीं कोई किसी मुद्दे को लेके अस्पष्टता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? यदि अस्पष्टता है तो आप जो प्रस्तावना है उसका सहारा ले सकते हैं, उस अर्थ को समझने के लिए। उस अर्थ, इसको इरेज कर लेती हूँ, उस अर्थ को समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं? प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। ये बोल दिया गया गोलकनाथवाद में। तीसरा वाद बच्चों आया था केशवानंद भारती वाद 1973 का। बहुत ही फेमस वाद है, बहुत ही फेमस वाद है। और इसी वाद से जो मूल ढांचे की जो अवधारणा है वो विकसित हुई थी। हम आगे डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के बीच में जो क्लैशेस हैं उसमें वो पूरी डिबेट्स पढ़ेंगे, वो आपको याद भी रखनी है। बार बार पूछता है मेंस में, पीटी में बार बार पूछता है। तो केशवानंद वाद आपको ध्यान रखना है, 1973 का बहुत इंपॉर्टेंट वाद है। और यहाँ पे क्लियरली ये बोल दिया गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। उसके बाद एसआर बम्बई केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बोल दिया गया कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। तो यदि वर्तमान संदर्भ में आपसे पूछा जाए कि क्या जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग है कि नहीं है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज वर्तमान संदर्भ में भारतीय संविधान का अंग है। ठीक, बेरूबाड़ी वाद मैंने बता दिया आपको,
यहाँ देखिए, बेरुबाड़ीवाद मैंने आपको बता दिया 1960 का, गोलकनाथ बता दिया, केशवानंद वाद बता दिया। इसमें बोला गया बच्चों की प्रस्तावना संविधान का भाग भी है और प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रस्तावना, ये देखिए यहाँ पे, प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। संविधान की प्रस्तावना में जो उल्लिखित महान विचार हैं उनको ध्यान में रखकर ही संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। एक तरीके से केशवानंद वाद में जो हम बोलते हैं ना कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन है, इस बात पे मोहर लगा दी गई कि भाई जो भी भारतीय संविधान के जो महान विचार हैं उनको, जो प्रस्तावना में जो महान विचार हैं उनको ध्यान में रख के ही हमें भारतीय संविधान का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो केशवानंदवाद में ये दो बातें बोली गई। तीसरा, ये बात बोल दी गई केशवानंदवाद में, ये हम अभी आगे वाली स्लाइड में अलग से भी पढ़ेंगे कि क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। तो केशवानंदवाद में बोला गया कि आर्टिकल 368, क्या है आर्टिकल 368 में, पिछली क्लासेस कर रहे हैं मेरी रेगुलर, एमसीक्यूज को मत छोड़िएगा। जो लोग पीटी दे रहे हैं इस बार, जो बिल्कुल सिंसियर तैयारी करना चाहते हैं, वो एमसीक्यूज को जरूर देखिए। मेरे एमसीक्यूज मार्केट के एमसीक्यूज नहीं है, मेरे एमसीक्यूज जो भी आईएएस, सीडीएस, सीएपीएफ और जो यूपीएससी ऑप्शनल में पूछे जाते थे बच्चों, जो यूपीएससी ही अलग अलग परीक्षाओं को कंडक्ट करवाती है, मैं वो एमसीक्यूज लेके आई हूं। उनको पढ़ने का तरीका, कहाँ फोकस करना है, उनको सोल्व करने का तरीका बता रही हूं, जिससे आपकी जो सफलता है वो आसान हो सके। ठीक, तो 368 हमने देखा, संविधान संशोधन की बात है 368 में। ठीक है, तो ये बोला उन्होंने केशवानंदवाद में कि 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कहाँ संशोधन नहीं किया जा सकता? मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये मूल ढांचा, नए बच्चों को मूल ढांचा, इसे इरेज कर लेते हैं, नए बच्चे को मूल ढांचा शब्द सुन के घबराना नहीं है। एक स्पेशल जो है अगली जो क्लास है, मैं पूरी मूल ढांचे के ऊपर ही लेके आऊंगी कि किस तरीके से मूल ढांचे की अवधारणा का जन्म हुआ, कौन कौन से केस आए और मूल ढांचे की अवधारणा क्या है, उसमें कौन कौन सी बातें शामिल हैं। इनके लिए हम अगली क्लास में पूरी एकदम विस्तृत चर्चा करेंगे इस पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जो सिलेबस का, मेंस का क्वेश्चन है, पीटी का क्वेश्चन है, हमारी समझ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो केशवानंद भारतीवाद में बोल दिया गया कि 368 के तहत आप प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन मूल ढांचे की अवधारणा में संशोधन नहीं कर सकते। संसद मूल ढांचे की अवधारणा में संशोधन नहीं कर सकती। ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई बच्चों। उसके बाद एसआर बॉम्बई केस आता है 1994 में। एसआर बॉम्बई केस आता है बच्चों 1994 में। इसने भी बोल दिया, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है और वर्तमान में यही रूल लागू है। वर्तमान में प्रस्तावना हमारे संविधान का अभिन्न अंग है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इस वाद में मूल ढांचे को विस्तृत बना दिया गया तथा कई तत्वों को मूल ढांचा घोषित कर दिया गया। यहाँ एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, इस चीज को सुनिएगा, संसद, यहाँ लिखते हैं, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, 368 के तहत प्रोविजन है हमारे संविधान में, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। तो पूछा गया ये मूल ढांचा क्या है, तो न्यायालय ने बोला कि हम अपनी न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, डिसीजंस के माध्यम से समय समय पे बताते रहेंगे कि क्या मूल ढांचा है और क्या मूल ढांचा नहीं है। तो मूल ढांचे वाले जो टॉपिक है उसमें मैं पूरी लिस्ट आपको बताऊंगी कि क्या क्या आज वर्तमान संदर्भ में मूल ढांचे में शामिल है, जिसमें संसद 368 के तहत संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक, अब इन्होंने जो एसआर बम्बई वाद में आया, कुछ चीजें मूल ढांचे में ऐड कर दी कि भाई सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, यदि सरकार चाहे कि हम लोकतंत्र के स्थान पे
दूसरी प्रणाली को अपना लेंगे, हम तानाशाही को अपना देंगे, हम तो न्यायिक, हमें तो जो है ना 368 के तहत, यहाँ 360 इरेज कर लेते हैं, 368 के तहत बोलते हैं कि 368 के तहत हमें तो संशोधन करने का अधिकार है, हमें तो नहीं चाहिए लोकतंत्र, हम जो है ना अब नई प्रणाली को ट्राई करेंगे, हमें लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमें तानाशाही चाहिए। तो क्या जो संसद है 368 के तहत इस मामले को मतलब लोकतंत्र को के स्वरूप को बदल सकती है? तो नहीं बदल सकती है। एसआर बोम्बईवाद में जो सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप है उसे मूल ढांचा घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही दोस्तों संघीय संरचना, अब केंद्र सरकार कहे कि बहुत हो गया, जो है ना हम संघीय व्यवस्था बहुत हो गई, हम तो जो है केंद्रीय व्यवस्था लागू करेंगे, संविधान संशोधन कर देंगे, हमारे पास पावर है 368 के तहत, हम जो है ना केंद्रीय व्यवस्था लाएंगे, तो वो नहीं ला सकती है, क्योंकि संघीय व्यवस्था का जो स्वरूप है उसको मूल ढांचे में शामिल कर दिया गया। संसद, फिर बोल रही हूं कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, मूल ढांचे में संसद संशोधन नहीं कर सकती है। और जो जो संविधान के केंद्रीय तत्व हैं, हमारी शासन प्रणाली के आधार बिंदु हैं, उन तत्वों को मूल ढांचे में शामिल कर दिया गया। और क्यों किया गया? ताकि संसद 368 की प्रक्रिया के तहत उन बिंदुओं में संशोधन ना कर पाए जो हमारे लोकतंत्र का आधार है, जो हमारे संविधान की रक्षा का आधार है। तो यही कुछ कुछ पॉइंट है एसआर बोम्बई केस में, प्रजातांत्रिक स्वरूप को, संघीय संरचना को, राष्ट्र की एकता अखंडता को, पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचे में शामिल कर दिया, और न्यायिक पुनरावलोकन को। अब संसद कह दे कि अब जो है ना न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है, हम न्यायपालिका से उसके ये अधिकार छीनते हैं, तो आपके कहने से नहीं चलेगा जी। ये देश संविधान के आदर्शों के आधार पे चल रहा है, और उसी संविधान की एक आदर्शों की जो के आधार पे ही वाद प्रतिवाद और संवाद की एक प्रक्रिया हुई। क्या बोलते हैं इसको? जब हम समाजवाद पढ़ते हैं तो इस चीज को हम पढ़ते हैं कि ये बात मैं आपको क्यों, ये जो मैं बोलती हूँ ना बच्चों, इसको आपको अपनी आंसर राइटिंग में शामिल करना है। आप तभी यूनिक होंगे दूसरों से जब आपकी समझ दिखेगी एग्जाम में, आपकी समझ आपकी लेखन शैली में दिखेगी कि इसको तो हर चीज की समझ है। जब वो समझ दिखेगी तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बता रही थी वाद, प्रतिवाद और संवाद की जो प्रक्रिया होती है, फिर उससे वाद, प्रतिवाद और संवाद निकलता है, इस तरीके से प्रक्रिया चलती है, और बाद में हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। यहाँ मैं ये क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, जैसे एक वाद में जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहा गया, फिर अगला जो वाद आया उसमें कुछ कहा गया, फिर तीसरे में कुछ कहा गया, चौथे में कुछ, और फाइनली हमने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर ली, यानी कि हमने मूल ढांचे की एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर ली। उस मूल ढांचे की व्यवस्था में हमने बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस को रखा जहां पे संसद नहीं हस्तक्षेप कर सकती, जहां संसद आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं कर सकती। तो ऐसे प्रोविजंस को हमने अपने जो मूल ढांचे में शामिल कर लिया। एसआर बोम्बई आपको ध्यान रखना है, इसने भी प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, साथ ही मूल ढांचे की अवधारणा को विस्तृत बनाया, और साथ ही जो केशवानंद वाद में जो बोला गया था कि संसद प्रस्तावना में तो संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक, यहाँ पे चार्ट देख लीजिए आप, डाइवर्सिटी का बहुत ही सुंदर चार्ट मैंने अपनी पीपीटी में लगवाया था। एंड मुझे विविधता से बहुत प्रेम है। विविधता जहां होती है ना वहां पे एक तरीके से बहुत ही रिच कल्चर का जन्म होता है, और भारत विश्व के विविधतम देशों में आता है। और इतनी विविधताओं के बाद भी एक अखंड भारत यदि है तो वो हमारे जो विरासत है उसकी महानता है। ठीक है, तो ये कितना प्यारा सा चार्ट है, देखिए सभी लोग, सभी धर्म, सभी जातियों के लोग, ये एक अखंडता, सभी जुड़े हुए हैं आपस में, और सभी जुड़ के क्या करते हैं, एक अखंड भारत का निर्माण करते हैं। तो हमने बात समझ लिए बच्चों, प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है। वर्तमान में क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो बिल्कुल है।
क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो इसमें दो चीजें बात निकल के आई, ध्यान रखिएगा। ये फैक्चुअल में आपको दे भी देगा, सॉरी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में आपको दे भी देगा कि जो प्रस्तावना है वो विधायिका की शक्ति का, ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, मतलब विधायिका वहां से कोई शक्ति नहीं प्राप्त करती, विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है, और ना ही उसकी शक्तियों पे प्रतिबंध लगाता है। मतलब प्रस्तावना न्यूट्रल है, ना तो विधायिका को कुछ शक्ति देती है और ना ही विधायिका की शक्तियों के ऊपर प्रतिबंध लगाती है, और गैर न्यायिक है। जिस तरीके से हमने डीपीएसपी को पढ़ा है कि गैर न्यायिक है, इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, जैसे मौलिक अधिकार क्या है, न्यायिक है। उन यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन सरकार करती है तो हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी क्या है, गैर न्यायिक है। इसी तरीके से हमको ध्यान रखना है बच्चों, जो हमारी प्रस्तावना है वो भी गैर न्यायिक है। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ रहा है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ? हमें इसी तरीके से पढ़ना है पूरी पॉलिटी को, और जो मैं आप चीजें, जो पोर्शंस में आप लोगों को, जो टॉपिक्स में आप लोगों को कवर कराऊंगी, यकीन मानिए आपकी जो अवधारणात्मक समझ है उसको मैं इतना बेहतर बना दूंगी कि जब आप आंसर लिखेंगे तो उसमें जो आपकी समझ है वो स्पष्ट तौर पे दृष्टिगत जो दिखेगी। अब देखिए, अब प्रस्तावना में संशोधन की प्रस्तावना, इसमें मैं आप लोगों को एक मोटे तौर पे बता चुकी हूं कि क्या प्रस्तावना में धारा 368 जो 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। तो पहली बार यह केस केशवानंद भारतीवाद में उठा था, और केशवानंद भारतीवाद में क्या कहा गया था ये मैं बता सकती हूँ कि जी बिल्कुल, आप जो है संविधान की प्रस्तावना में क्या कर सकते हो, संशोधन। इन चीजों को ध्यान रखना है, ये मूलभूत पॉइंट है। क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, वैध है, तो हमें पता होना चाहिए संशोधन कर सकते हो। तो भाई प्रस्तावना में तो संशोधन कर सकते हो, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते, बता चुकी हूं आप लोगों को। अब न्यायालय ने कहा कि वही बात जो मैं बताया कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल विशेषताएं का ही मतलब है बच्चों कि मूल ढांचे में संशोधन आप नहीं कर सकते। आपको ध्यान रखना है कि जो मूल ढांचा है, यहाँ पे यही मूल विशेषताएं जो है, इसको ढांचा कर लीजिएगा कि मूल ढांचे को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। और अब तक हमने देखा है, और मैं शुरू से बताती आ रही हूँ कि 42 अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है, 42वां संविधान संशोधन, इसमें पहली बार जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया था, और इसमें इन शब्दों को ध्यान रखना, 3 शब्द जोड़े गए थे बच्चों। क्या क्या? पहला शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द हमने देखा समाजवाद जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया था, और अखंडता जोड़ा गया था। क्या मैं इन शब्दों के अर्थों को, एक अखंडता, इन शब्दों के अर्थों को आप लोगों को समझा पाने में कामयाब हुई हूं? अब आप मोटे मोटे तौर पे बता सकते हैं कि क्या समाजवाद है, क्या न्याय है, क्या समानता है, क्या लोकतंत्र है, क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, हम भारत के लोग हैं तो उसका क्या मतलब है। इस चीज को आप बता सकते हैं आराम से। मेरे हिसाब से यदि आपने पूरी क्लास को अच्छे से सुना है, ध्यान से सुना है, कॉपी पेन लेके आप बैठे हैं और बड़े ध्यान से आपने चीजों को सुना है, तो आप इजिली इन शब्दों को व्याख्यायित कर सकते हैं, और इस संशोधन को वैध ठहराया गया। तो संविधान जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन हो सकता है आर्टिकल 368 के तहत, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं होगा। और प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब हमने पूरी प्रस्तावना पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चंस को। 5-6 क्वेश्चंस है, एकदम उत्साह बनाए रखना है क्लास में, एकदम थकना नहीं है। आप लोगों के ऊपर आपसे ज्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोगों का क्या दायित्व है, मेरी क्लास में बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है चीजों को, और आप यकीन मानिए उसके बाद आप, अब हम देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है क्या हम क्वेश्चन करने की स्थिति में है इतना पढ़ने के आधार पे। और क्वेश्चन मैं कौन से लाई हूँ, ये देखिए, आईएएस 1997 का क्वेश्चन है। आईएएस 1997 में पूछा गया है, इसमें कुछ नहीं है, सीधा दे दिया, पूरी प्रस्तावना दे दी। अब कई बच्चे क्या करेंगे,
बाप रे बाप, इतना बड़ा क्वेश्चन है, मतलब कैसे कर पाएंगे, पढ़ कैसे पाएंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नहीं है वो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिख दी गई है, पूरी प्रस्तावना लिख दी है और एक फिल इन द ब्लैंक दे दिया है। और इसमें पूछा है ये दिनांक कौन सी थी, तो ये दिनांक, जो मेरी अभी 5-6 क्लासेस ही हुई हैं, जो शुरू से मेरी क्लासेस को सुन रहे हैं उन्हें पता है कि संविधान की जो प्रस्तावना कब लागू हुई, तो 26 नवंबर 1949 को। अब कई लोग इसको क्या कर देंगे, सबसे ज्यादा 26 जनवरी 1950 कर देंगे। तो इन छोटे छोटे बिंदुओं पे हमें ध्यान रखना है, यूपीएससी के पैटर्न को हमें समझना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। डन है। दूसरा क्वेश्चन फटाफट बताइए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। पूरे लेक्चर में मैं कम से कम 3 से 4 बार आप लोगों को ये शब्द बताई हूं, और क्यों बताई हूं, एक बार बता के भी मेरा काम हो सकता है, मैं बार बार इसलिए बताती हूं ताकि आप चीजों को याद कर सकें, ठीक, क्या इंपॉर्टेंट है उसको जान सकें। तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, फटाफट बताइए। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, ग्राम स्वराज और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। 1 2 3, 1 2, 1 2 4 और 2 3 4। तो दोस्तों बहुत अच्छे से आप लोगों ने मेरी क्लास की है, तो आपको पता है कि क्या क्या जोड़ा गया। समाजवाद जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जोड़ा गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से जो हमने पढ़ा उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो पीसीएस के एग्जाम हो चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए कूट की सहायता से बताइए कि कौन से सही हैं। पहला कथन है दोस्तों, पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। किसी को डाउट है इसमें? जिसने शुरू से मेरी क्लास की है किसी को डाउट नहीं होगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव से ही फाइनली प्रस्तावना बनी। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। क्या ये सही है कि गलत है? अभी हमने क्या पढ़ा था, ये लाइन, ये कहां से क्वेश्चन बनते हैं, यह गैर न्यायिक है, यानी कि प्रस्तावना की प्रकृति गैर न्यायिक है, यानी कि न्याय योग्य नहीं है। ठीक, तो यहां से हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है कि प्रस्तावना की जो प्रकृति है वो क्या है, न्याय योग्य नहीं है, गैर न्याय जो है गैर न्याय योग्य है। तो ये हमने देख लिया, तो इसका सेकंड भी सही हो गया। पंथ निरपेक्ष, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता संशोधन? एसआर बोम्बईवाद, एसआर बोम्बईवाद, एसआर बोम्बईवाद में क्या किया गया, पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचे, पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचे में शामिल कर लिया गया। और जब हमने किसी विषय वस्तु को मूल ढांचे में शामिल कर लिया तो क्या उस पे संसद संशोधन कर सकती है? आपको अच्छे से पता है, नहीं कर सकती है। तो तीसरा कथन है कि पंथ निरपेक्ष, इसका संशोधन किया जा सकता। तो बिल्कुल सही है, पंथ निरपेक्ष शब्द का संशोधन नहीं किया जा सकता। संपूर्ण संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ओवरराइड नहीं कर सकता। इसको लिखने में थोड़ी गड़बड़ हुई है, क्योंकि ऑप्शंस पे यदि हम जाएंगे तो पहले तीनों ऑप्शन, दोस्तों ध्यान रखना, पहले तीनों ऑप्शन हमारे सही है। चौथे ऑप्शन को मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगी, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? गणतंत्र को मैंने एकदम 5 मिनट लेके बताया आपको, उसका उद्देश्य क्या था, ताकि आप गणतंत्र को समझें और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सोल्व कर पाए। तो गणतंत्र का क्या मतलब है? पहला, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है और भारत राज्यों का संघ है। गणतंत्र में मैंने आपको 3-4 चीजें बताई थी, लेकिन उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गणतंत्र का मेन आधार होता है कि जब, यहां पे लिखती हूं, हाँ, कि जब राष्ट्र प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं।
वंशानुगत नहीं होते। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए भारत में गणतंत्र है। इसका विकल्प सी हो जाएगा दोस्तों। यदि भारत में वंशानुगत शासन होता तो गणतंत्र नहीं होता। ब्रिटेन में वंशानुगत शासन है, वहां पे गणतंत्र नहीं है, लेकिन भारत में निर्वाचित तरीके से हमारे राष्ट्रपति को चुना जाता है, तो भारत में गणतंत्र की स्थापना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे हमने जो जो पढ़ा वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस दिमाग को खोल के पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है? जो मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बोला था ना कि संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को आप लोगों को याद कर लेना है। पहली बात आपको याद कर लेना है और तरीके से याद करना है, तरीके से याद करना है, क्रमबद्ध तरीके से याद करना है। कितने न्याय, कितनी स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये सब चीजें एकदम क्रमबद्ध तरीके से आपको याद करनी है। तो आ गया क्वेश्चन कि कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है। जब आपको उद्देशिका याद होगी तो बिल्कुल ये क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल मैगी है आपके लिए। तो क्या समाजवादी शब्द है कि नहीं है? है। पंथ निरपेक्षता है कि नहीं है? है। संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न है कि नहीं है? है। तो लोक कल्याण शब्द है। जब तक आपको प्रस्तावना याद नहीं है, ये सब प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं यार, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण, लगेगा यार ये तो चारों होने चाहिए। लोक कल्याण तो सबसे पहले होना चाहिए प्रस्तावना में, कई लोगों को लगेगा, लेकिन जब तक हमें प्रस्तावना याद नहीं है हम इस बात को नहीं जान पाते। तो दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, लोक कल्याण हमारे प्रस्तावना में नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो याद रखना है भारतीय संविधान, इतनी देर से मैं बोल रही हूँ संविधान का दर्शन, संविधान की आत्मा, संविधान का उद्देश्य, तो कौन है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। समझ में आ रहा है आपको? निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है? बेसिकली शुरुआती दौर में हमने देखा कि केशवानंद वाद में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि केशवानंद वाद में ये बात मान ली गई थी, लेकिन ऑप्शन यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे एसआर बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया है। तो दोस्तों इसका सी हो जाएगा, क्योंकि एसआर बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में क्लियरली ये बात मान ली गई कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, और साथ ही ये बोला गया कि 368 के तहत आप संविधान में भले ही संशोधन कर दो, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। और मूल ढांचे में एसआर बॉम्बई केस में 5-6 चीजों को जोड़ा गया था। सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, इसके अतिरिक्त ये पंथ निरपेक्षता और भी 4-5 चीजें हैं, यहाँ पे आप फटाफट देख लीजिए। ठीक है, तो सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्र की एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता और न्यायिक पुनरावलोकन जैसे शब्दों को एसआर बॉम्बई केस में मूल ढांचे में शामिल कर लिया गया। तो किस वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग माना? तो केशवानंद वाद में भी माना और एसआर बॉम्बई वाद में भी माना। अब ऑप्शन दोनों में से एक ही देगा, आपको पता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि कुछ कुछ वाद इतने इंपॉर्टेंट है हमारी पॉलिटी में जिसको हमें याद करके ही चलना पड़ेगा। अब देखिए, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से किस एक में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया है? आईएएस 2013 का क्वेश्चन है। यदि आपको ये क्या है, बिल्कुल फैक्चुअल सी बात है। अब ऑप्शन देखिए कि आर्थिक न्याय की बात किस किस में है? अधिकार और मूल अधिकार में है, उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक में है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि आप जानते हैं कि उद्देशिका में भी आर्थिक न्याय की बात की गई है और जो हम डीपीएसपी आगे पढ़ेंगे वहां पे भी आर्थिक न्याय की संकल्पना पे बल दिया गया है। इतना समझ में आया कि किस तरीके से हमें को रिलेट करना है, चीजों को मिला के पढ़ना है, दिमाग को खोल के पढ़ना है और चीजों को बहुत ही एक तरीके से हम कहें कि स्मार्ट वर्क करके हमको चलना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी आर्थिक न्याय की बात प्रस्तावना के साथ साथ जो राज्य की नीति निदेशक तत्व है उसमें भी की गई है। जो शुरुआती जो क्वेश्चन थे दोस्तों, मैंने 2-3 क्वेश्चन जो छोड़े थे देख लेती हूँ कि उसमें कुछ क्वेश्चन बच तो नहीं गए हैं, पीटी वाले।
अब हाँ, एक क्वेश्चन यूपीएससी 2016 में पूछा गया है, ये देखिए कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा गुण भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सन्निविष्ट नहीं है। नहीं पे जोर देना। मेरे एमसीक्यू की सीरीज देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। मैंने वहां पे बताया किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो किसका जिक्र नहीं है? यदि आपको संविधान की प्रस्तावना याद है, यदि आपको 5 स्वतंत्रता याद है, कौन सी 5 स्वतंत्रताओं का जिक्र है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। बस ये 5 चीज याद होनी चाहिए थी। अब इसमें से कौन सी नहीं है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, यानी कि क्या आर्थिक स्वतंत्रता की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है? तो नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी आर्थिक स्वतंत्रता की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? ये मैं आप लोगों को करवा चुकी हूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में और डीपीएसपी दोनों में आर्थिक न्याय की जो संकल्पना है वो हमें देखने को मिलती है। तीसरा है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है? सीधी सी बात है, उद्देशिका में जो हमारी प्रस्तावना है उसमें है। कि मत का क्या मतलब है? मत का क्या मतलब है कि हमारे संविधान का दर्शन क्या होगा, हमारे संविधान के लक्ष्य क्या होंगे, हमारे संविधान का आधार क्या होगा, इसका पूरा जो खाका है आप प्रस्तावना में देख सकते हैं। इसीलिए जो हमारे संविधान निर्माताओं का मत है वो पूरी तरीके से हमारे संविधान की प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होता है। दोस्तों ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कुछ आप पीपीटी को मेरी जो टेलीग्राम चैनल है वहां से डाउनलोड कीजिएगा। इस पूरे टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक शब्द का। जैसे मैं क्विक रिवीजन कर देती हूँ। हमने सबसे पहले देखा था दोस्तों इसकी प्रस्तावना की जो अर्थ है, प्रस्तावना को देखा था, इसके मूल तत्व देखे थे, विभिन्न शब्दों के अर्थ देखे थे। हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के हमने पार्ट देखे थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, गणराज्य, न्याय देखा, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, और उसके बाद क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है उससे रिलेटेड बात देखे, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है वो मुद्दा देखा, और कौन कौन से संशोधन किए गए हैं ये बात देखी, और उसके बाद हमने एमसीक्यूज किए। तो दोस्तों क्या मैं प्रस्तावना आप लोगों को समझाने में कामयाब हुई हूँ? प्लीज मुझे बताइएगा और मेरे साथ अपनी क्लासेस को जारी रखिएगा। साथ ही दोस्तों यदि आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ललिता वाईटी कोड का यूज करें दोस्तों। आप इस कोड का यूज करके यदि एडमिशन लेते हैं तो आप सभी एडुकेटर्स को देख सकते हैं मेरे साथ। तो आप ललिता वाईटी कोड का यूज करें, और साथ ही दोस्तों मुझे unacademy_ललिता_कुमारी पे फॉलो करें। मैं डेली पीपीटी वहां डालती हूँ, और जो भी आपके सजेशंस हैं, जो भी आपके डाउट हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो का अंत करते हैं और मिलते हैं कल। ओके दोस्तों, जय हिंद।